भारत में मानव पूंजी का निर्माण। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणाओं को समझ सकेंगे। मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंधों को जानेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकता को समझ पाएंगे और भारत की शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से नहीं हो, इसमें निवेश मात्र ही लोगों को उससे अधिक अवसर उपलब्ध कराने से प्राप्त होगा जितना कि वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते थे। इनके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्तियों की अंतर्निहित योग्यताएं उजागर हो पाती हैं जो अन्यथा बिना पहचाने ही मर जाते हैं। अल्फ्रेड मार्शल परिचय। मानव जाति के विकास की बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसकी प्रसारण करने की क्षमताएं ही हैं जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करता आ रहा है। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। इसी कारण से पहला दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सृजन करता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रमशः अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके और अधिक भी मूल्यवान लाभ हैं। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है, व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। देश के शिक्षा के अवसर समान भूमि की मात्रा होने पर भी उसकी उपज मुझसे चित्र में दिखाई गई है। चित्र 5.1 किसान को समुचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण की खेती के उत्पादन में वृद्धि कर सकती है के विस्तार की आवश्यकता पर बल देती है, क्योंकि यह विकास का प्रक्रिया को तेज करती है। मानव पूंजी क्या है? जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तन कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधन को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है, जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हों और प्रोफेसरों आदि के रूप में कार्य करने योग्य हों। दूसरे शब्दों में, हमें अन्य मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता है। आइए इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करें। मानव पूंजी के स्रोत क्या है? क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहाँ की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है? क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है? भारत में मानव पूंजी के निर्माण में एक सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? मानव पूंजी के स्रोत। शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य इन्हें कीजिए। समाज के अलग अलग वर्गों से 3 परिवारों का चयन करें। अति निर्धन, मध्य वर्गीय तथा संपन्न। इन परिवारों के लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा पर व्यय की प्रवृत्ति का आकलन करें। में निवेश कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं?
व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार का खर्च है जैसा कि कंपनियां निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा, इसके उत्पादकता में कमी आएगी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, टीकाकरण, चिकित्सा आयुर्विज्ञान, बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार और इनके स्वास्थ्य साथ स्वच्छ पेयजल की प्रावधान आदि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वास्थ्य श्रम बल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण यह मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। फर्म में अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कार्यस्थल पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। दूसरे कर्मचारियों को किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है। दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कुछ व्यय वहन करती है। इसी कारण से फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक अवश्य फर्म के पास ही कार्य करें। इस प्रकार फर्म उनके प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाही अधिक उत्पादकता से लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहती है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय भी इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है। ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं। व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवासन पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन मुख्यतः गांवों में बेरोजगारी के कारण ही होती है। तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतनमानों की अपेक्षा में दूसरे देशों में चले जाते हैं। प्रवासनों के दोनों ही स्थितियों में परिवहन का लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजान सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती हैं, किंतु नए स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। अतः प्रवासन पर व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजारों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है या फिर क्या शैक्षिक संस्थाएं सही प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत पर। यह जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार भाग से 5.1 भौतिक और मानव पूंजी दोनों ही प्रकार की पूंजी सुविचारित निवेश निर्णयों का परिणाम होता है। भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। इस संबंध में उद्यमी के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर पाने का ज्ञान होता है। इन गणनाओं के बाद ही वही अपना विवेक आधारित निवेश करता है। भौतिक पूंजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णयों का परिणाम होता है। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। मानव पूंजी के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस विधि में होता है जब वह यह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि क्या वह अपनी आमदनी को अधिकतम कर पाएगा या नहीं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उनके अभिभावक तथा समाज ही करते हैं। उनके समकक्षी शिक्षाविदों और
समाज, उच्चतर स्तर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पर मानव पूंजी में निवेश से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करते हैं। फिर भी इस स्तर पर मानव पूंजी निर्माण विद्यालय स्तर पर मानव पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है और अंशतः मानव पूंजी को धारण करने वालों के सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है। आप जानते ही हैं कि बस जैसी भौतिक पूंजी के स्वामी को सदैव वहां उपस्थित नहीं रहना होता है जहां वह बस यात्री सामान के परिवहन में प्रयुक्त हो, किंतु उस वाहन को चलाने के ज्ञान से संपन्न चालक को वाहन के साथ ही रहना पड़ता है। भौतिक पूंजी किसी भी अन्य वस्तुओं की भांति दृश्य होती है, उसे किसी भी वस्तु की तरह बाजार में बेचा जा सकता है। मानव पूंजी अदृश्य होती है, यह धारक के शरीर और मस्तिष्क में रची बसी होती है। बाजार में मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, केवल उसकी सेवाओं की बिक्री की जा सकती है। इसीलिए मानव पूंजी के स्वामी को उसके उत्पादन के स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से पृथक किया जा सकता है, किंतु मानव पूंजी का स्वामी से पृथक्करण संभव नहीं होता। दोनों प्रकार की पूंजियों में उनके स्थानों में गतिशीलता के आधार पर अंतर होता है। प्रायः कुछ कृत्रिम अपवादों को छोड़ भौतिक पूंजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता रहता है, किंतु मानव पूंजी का प्रवाह इतना निर्बाध नहीं होता। इसके मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊंची बाधाएं आ जाती हैं। अतः भौतिक पूंजी का निर्माण तो आयात के सहारे भी हो जाता है, किंतु मानव पूंजी की रचना तो समाज तथा अर्थव्यवस्था की अंतर्भूत विशेषताओं के अनुरूप सुविचारित नीति निर्धारण संबंधी निर्णयों तथा सरकार और व्यक्तिगत व्यय के आधार पर होती है। समय के साथ साथ दोनों ही प्रकार की पूंजियों में मूल्य ह्रास होता है। किसी मशीन के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है और प्रौद्योगिकी परिवर्तन उसे पुराना घोषित कर देते हैं। मानव पूंजी में आयु के अनुसार कुछ ह्रास आता है, किंतु शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर निवेश से उस ह्रास का काफी सीमा तक निराकरण हो सकता है। यह निवेश मानव पूंजी को प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का सामना करने योग्य भी बना देता है, किंतु भौतिक पूंजी में किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकी परिवर्तन का सामना करने की क्षमता नहीं आ पाती। मानव पूंजी द्वारा सृजित हित लाभ के प्रवाह का स्वरूप भी भौतिक पूंजी से अलग होता है। मानव पूंजी से केवल उसका स्वामी ही नहीं वरना सारा समाज लाभान्वित होता है। इसे एक बाह्य हित लाभ कहा जा सकता है। एक सुशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावपूर्ण भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने वैयक्तिक स्तर पर तथा आसपास में सफाई आदि के माध्यम से रोगों का संक्रमण रोग उन्हें महामारी के रूप में धारण नहीं करने देता। मानवीय पूंजी से व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक हित लाभों का भी सृजन होता है, किंतु भौतिक पूंजी तो प्रायः निजी लाभ को ही जन्म दे पाती है। पूंजीगत पदार्थों के लाभ उन्हीं को मिल पाते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत चुका सकें। का दुरुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। इसीलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के बीच कुछ समरूपता तथा कुछ प्रभावशाली असमानताएं हैं। देखें बाक्स 5.1 मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है? किस कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का? हम जानते ही है कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक इन्हें कीजिए। 5.2 चित्र को देखिए और चर्चा कीजिए। समुचित कक्षा आयोजित करने के क्या लाभ हैं? क्या आप कह सकते हैं कि इस स्कूल में जाने वाले बच्चे गुणवत्ता शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? इन स्कूलों के भवन क्यों नहीं हैं?
राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि किसी शैक्षिक व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है। चित्र 5.2 मानव पूंजी निर्माण दिल्ली में अस्थायी रूप से चल रहा एक विद्यालय का काम ये चित्र में दिखाई गई है। इसीलिए स्वास्थ्य में भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है। मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी ने न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि यह साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी की आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिकों प्रगतियों को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इसीलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। इसका कारण मापन की समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल बच्चों का गणना शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं और मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दरें आदि से देश की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का सही ज्ञान नहीं होता है। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा व स्वास्थ्य स्तरों और प्रति व्यक्ति आय में सुधार की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी के परिवर्तनों में सहचार्य दिखाई पड़ता है, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तव आय में ऐसी कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। दूसरे चित्र 5.3 में बना वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति मानव पूंजी का एक मुख्य घटक दृश्य में दिखाई गई है। शब्दों में विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। यह मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात एक ओर जहां प्रवाहित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। भारत ने न तो बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है, एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधन मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। उचित शिक्षण प्रशिक्षण पाकर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन सारणी 5.1 शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास के चुने हुए सूचक विवरण 1951, 1981, 1991, 2001, 2016 से 17 वास्तविक प्रति व्यक्ति आय रुपए में 7,651, 12,174, 15,748, 23,095, 77,659। अशोधित मृत्यु दर प्रति हजार जनसंख्या में 25.1, 12.5, 9.8, 8.1, 6.3। शिशु मृत्यु दर 146, 110, 80, 63, 33। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में पुरुष 37.2, 54.1, 59.7, 63.9, 67। महिला के लिए 36.2, 54.7, 60.9, 66.9, 70। साक्षरता दर परसेंटेज में 16.67, 43.57, 52.21, 62.02076। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार जाएगी, साथ ही वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी। मानव पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा आर्थिक वृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण करना कठिन होता है, किंतु सारणी 5.1 में देख सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र के साथ साथ समृद्ध हुए हैं। संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि ने दूसरे क्षेत्र की समृद्धि को सहारा दिया है।
ड्रॉप नेशन एजुकेशन पॉलिसी 2019 में कहा गया है कि भारत 2020 2030 से 2032 तक चित्र 5.4 आगे का काम भारत को ज्ञान व्यवस्था में परिवर्तन करना चित्र में दिखाई गई है तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बना सकने का इरादा रखता है। भारत अब छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे, जो कि भारत को विश्व स्तर पर चौथे या 5वें स्थान ले जाएगा। अभी तक हमने भारत को विश्व के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उसके निहितार्थ पर गौर नहीं किया है। यह एक बदलते परिवेश का पूर्णतः नया अनुभव होगा। इस प्रकार से ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र हम सभी को विभिन्न दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि इन उद्देश्यों की पूर्ति की संभावनाओं का फैलाव समस्त देशों में हो सके। क्या हम अपने भारत देश को इस आत्मविश्वास के साथ अमेरिकी और चीन के समक्ष विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा सकते हैं और आगामी वर्षों में इस स्थान को बनाए बॉक्स 5.2 ज्ञान धारिता अर्थव्यवस्था के रूप में भारत में पिछले 2 दशक में सॉफ्टवेयर उद्योगों में बहुत प्रगति का उत्साहजनक प्रदर्शन किया है। अब तो उद्यमी, नौकरशाह और राजनेता सभी इस बारे में अपने विचार अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है, अर्थतंत्र में परिवर्तन कर सकता है। कुछ ग्रामीणों द्वारा ईमेल के प्रयोग के उदाहरणों को ऐसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। इस प्रकार से ई प्रशासन को भविष्य के एक मार्ग के रूप में जाना जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यमान तो वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर रहता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं मानव विकास के करने में सक्षम होगी? चर्चा करें में सक्षम है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि मजबूत शिक्षा प्रणाली पर आधारित ज्ञानवर्धक समाज का गठन हो, जिसमें ज्ञान की मांगों, प्रौद्योगिकी और समाज के काम करने के तरीकों में बदलाव के तत्वों का समावेश हो। इस नीति का दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है। भारत में आगे जाकर मानव पूंजी निर्माण ही इसकी अर्थव्यवस्था को आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगा। मानव पूंजी और मानव विकास ये दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते जुलते भले ही प्रतीत होते हैं, पर इनके बीच स्पष्ट अंतर है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि जब लोगों को पढ़ने लिखने तथा सुदीर्घी स्वास्थ्य जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वह ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश उत्पादक है। अगर उससे वस्तुओं और निवेशों के निर्गत में वृद्धि न हो, मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु उनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर तथा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण की विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल
प्रवसन और सूचना निवेश का परिणाम है। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम जानते हैं कि भारत देश के की प्रशासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि हैं। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासनिक इकाइयों के कार्यों, दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासकीय स्तर पर साथ साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में किया जा चुका है, अतः यहाँ हम केवल शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे। इन्हें कीजिए। यदि एक निर्माण श्रमिक, नौकरानी, धोबी या फिर स्कूल का चपरासी बीमार के कारण लंबे समय तक काम पर नहीं आ पाया हो तो जानने का प्रयास करें कि इन पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसके रोजगार की सुरक्षा, उसकी मजदूरी, वेतन, इन प्रभावों के संभावित कारण क्या होंगे? क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण से पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते ही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसीलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हो, तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संस्थानों में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागत के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती हैं। यहाँ सरकार की भूमिका का एक स्वरूप यह हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने तथा उनकी उचित कीमत उगाहने को बाध्य करे। भारत में शिक्षा क्षेत्रों के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रही हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां जनसंख्या एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं, भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जैसे जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है, तो यह अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेष कर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को, सरकार ये सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करे। 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करती आ रही हैं। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे। कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 से 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर इन्हें कीजिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
एवं प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उद्देश्यों तथा कार्यों के विषय में जानकारी का संकलन करें। व्यय 7.92% से बढ़ाकर 15.7% हो गया है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64 से बढ़ाकर 4.13% हो गया है। इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है, इसमें अनियमित रूप से उतार चढ़ाव आते रहे हैं। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय तथा परोपकारी धर्मार्थ चित्र 5.5 शैक्षिक आधारित संरचनाओं में निवेश अपरिहार्य का दृश्य दिखाई गई है। ये संस्थाओं के शैक्षिक व्यय को शामिल कर ले तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। उच्चतर तृतीय शैक्षिक संस्थाओं में उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे महाविद्यालय, बहुत तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों आदि पर होने वाला व्यय सबसे कम है। यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं कि वित्तीय संसाधनों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर देना चाहिए। जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए। वर्ष 2014 से 15 प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफ़ी अंतर है। जहां हिमाचल प्रदेश में इसका उच्च स्तर 34,651 रुपये है, वहीं बिहार में यह मात्र 4,088 रुपये है। इस प्रकार की विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है। विभिन्न आयोगों के द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाए तो इसका अपर्याप्त समझ में आ सकती है। 55 वर्ष पूर्व 1964 से 66 नियुक्त शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया। इन्हें जानिए कीजिए। विभिन्न स्तरों पर विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का अध्ययन कीजिए। क प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का। ख 8वीं कक्षा के बाद छोड़ने वाले विद्यालयों की छात्र। ग 10वीं कक्षा के बाद छोड़ने वाले छात्र। कारण ज्ञात कीजिए तथा कक्षा में चर्चा कीजिए। विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों से बाल श्रम को बढ़ावा मिल रहा है, बताइए कि इससे कैसे मानव पूंजी की हानि हो रही है, जाना चाहिए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कानून बनाया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तपस मजमूदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 1998 से 99 2000 से 2007 के 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4% व्यय का स्तर बहुत कम है। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, जैसा कि सिद्धांत रूप से स्वीकार किया गया है। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाना भी प्रारंभ किया है। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए भी एक विशाल धनराशि स्वीकृत कराने की बात की है। उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नई ऋण योजना की भी घोषणा की गई है। भारत में शैक्षिक
उपलब्धियां। सामान्यतः किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। सारणी 5.2 में भारत की इन दरों को 2 दशकों के आंकड़े दिए गए हैं। भविष्य की संभावनाएं। सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों। सारणी 5.2 भारत में शैक्षिक उपलब्धियां। विवरण वर्ष 1990, 2000, 2011, 2015। वयस्क साक्षरता दर 15 वर्षों से अधिक आयु वर्ग में साक्षर की प्रतिशत। पुरुष 62, 68, 79, 82। महिलाएं 38, 45, 59, 66। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर संबद्ध वर्ग प्रतिशत। पुरुष 78, 85, 92, 93। महिलाएं 61, 69, 94, 96। युवा साक्षरता दर 15 से 24 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत। पुरुष 77, 80, 90, 93। महिलाएं 54, 65, 82, 90 के लिए निःशुल्क और अनिवार्य का शिक्षा का प्रावधान करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक 100% साक्षरता हो गई होती। लिंग समानता पहले से बेहतर है। अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है, जो लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहित दिए जाने के कई कारण हैं, जैसे शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार, और साथ ही स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों व बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के अपने प्रयासों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। अभी हमें 100% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें को पार करनी है। उच्च शिक्षा लेने वाले की कमी। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत ये उच्च शिक्षा डिग्री प्राप्त किए हुए उच्च शिक्षा कम प्राप्तकर्ता चित्र 5 में है। कम लोग पहुंच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किया हुआ युवा पुरुष के बीच बेरोजगार दर 19% थी। उनके शहरी समकक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगार दर थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगार हैं, जो युवा ग्रामीण महिला थी। इसके चित्र 5.6 विद्यालय छोड़ने वाले छात्र बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं, जिससे मानव पूंजी का क्षय होता है। ये चित्र में दिखाई गई है। विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर की शिक्षित युवाओं में से केवल 3 से 6% बेरोजगार थे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017 से 18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा स्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए, ताकि यह पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सकें। जब कम पढ़े लिखे लोगों से तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है। क्यों? निष्कर्ष: मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक सामाजिक लाभों से तो तब सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ कराई जानी चाहिए, ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समता की प्राप्ति भी हो सके। भारत के पास वैज्ञानिकों और तकनीकी जनशक्ति है। समय की मांग है कि गुणवत्ता
गुणवत्तात्मक में सुधार करें तथा इस प्रकार की पारिस्थितिकियों का भी निर्माण करें कि इन्हें भारत में पर्याप्त रूप से प्रयुक्त किया जा सके। पुनरावर्तन शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझ बूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है, जो भविष्य में आय के स्रोत में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। भौतिक पूंजी की संकल्पना मानव पूंजी की संकल्पना निर्धारण का आधार है। पूंजी निर्माण के दोनों प्रकारों में कुछ समानताएं और कुछ विषमताएं हैं। मानव पूंजी निर्माण में निवेश को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्य के कल्याण के लिए अभिन्न हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने और लिखने तथा दीर्घ आयु तथा स्वस्थ जीवन की योग्यता होगी, तभी वे उन मूल्यों को मापन करने में सक्षम होंगे जिनको वे महत्व देते हैं। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को दर्शाता है।